नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पीओके भारत में मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में पीओके के एक नेता हैं, लाल टोपी दल के नेता, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें जल्द से जल्द भारत के साथ मिला देना चाहिए। अब ये मिलाने की बात तो समझ में आ रही है, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए और उन सारे युद्ध में एक भी सिंगल ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें ये पाकिस्तान हमसे युद्ध जीता हो। तो फिर आखिरकार ये पीओके इतनी बड़ी जमीन पाकिस्तान के पास कैसे चली गई जिसे आज दिन तक वापस नहीं लिया गया, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और आज भी पाकिस्तान ये जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का मैप। और जम्मू कश्मीर की रियासत में ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से आज पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी हमारा जम्मू कश्मीर कितना बुरी तरीके से टूटा हुआ है। 3 इलाके टूट चुके हैं, एक पीओके, शख्सग्राम और अक्साई चीन। यानी वर्तमान में हमारे पास जो जम्मू कश्मीर मौजूद है वो केवल इतना ही मौजूद है। ये इतना सा दिखाई देता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर हम इसे कहते हैं। पर पाकिस्तान ने इसे 2 भागों में डिवाइडेड किया है। एक भाग जिसे कहता है ये आजाद कश्मीर और दूसरा भाग जिसे कहता है गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि इसका वास्तविक पुराना नाम भी था। इसी नाम से पाकिस्तान इसको जानता है। अब जरा सुनिए कि यह रियासत भारत में मिली कैसे थी और कैसे पाकिस्तान ने हमसे छीना था। बात है आजादी के समय की। 1947 में भारत आजाद होता है और आजादी के समय भारत के अंदर 565 रियासतें हुआ करती थी। अब कई सारी रियासतें थी, देश बन रहा है, तो देश के समय में रियासतों को खत्म करके स्टेट बनाने की शुरुआत की जा रही थी। पर स्टेट तभी बनेंगे जब भारत के अंदर सारी की सारी रियासतों का एकीकरण कर दिया जाए। आजादी मिल गई और उसके बाद में हर एक रियासतों को एकीकरण करने के लिए यानी सबको जोड़ने का काम किसे दिया गया? ये काम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एक रियासत में जाते हैं, राजा जी से बात करते हैं और अंततः विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाते हैं, चाहे प्यार से हो या फिर डरा धमका कर। फिर नंबर आता है किसका? जम्मू कश्मीर रियासत का। और उस समय जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हुआ करते थे हरि सिंह डोगरा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे मुलाकात करते हैं? हरि सिंह डोगरा से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं देखो भाई साहब, आजादी मिल चुकी है, अब रियासतों का एकीकरण हो रहा है, आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप भारत के साथ मिल जाइए या फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाइए। पर सबसे मेन लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि सारी रियासतें भारत की तरफ आ रही है तो आपको भी भारत में मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन जो है हरि सिंह डोगरा किसे बताते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हरि सिंह डोगरा की तरफ से कहा जाता है कि आप एक और ऑप्शन बताना भूल गए हैं। अंग्रेजों के समय यह कहा गया था कि हम आज देश को आजाद कर रहे हैं और आजादी के बाद में जितनी भी रियासतें हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे वो भारत में मिल सकती है, या फिर स्वतंत्र देश घोषित हो सकती है, यानी अलग रियासत रह सकती हैं। और मुझे ना तो भारत में मिलने में कोई दिलचस्पी है ना पाकिस्तान में मिलने की कोई दिलचस्पी है, इसीलिए मैं मेरी जम्मू कश्मीर रियासत को एक अलग ही देश बनाऊंगा। ठीक है भाई, सरदार पटेल ने उनकी बात सुनी और वापस आ गए कि ठीक है, देखा जाएगा समय पे क्या होता है। अब जैसे ही हरि सिंह डोगरा ने इनकार कर दिया, भारत दूसरी रियासतों के एकीकरण में व्यस्त हो गया और इसे आखिरी के लिए छोड़ दिया गया कि बाद में देखेंगे क्या होगा। अब ये बात किसको पता चली? पाकिस्तान को पता चली कि भाई साहब हरि सिंह डोगरा तो भारत के साथ नहीं मिल रहे हैं, अलग से रहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान वालों ने संदेशा भिजवा दिया हरि सिंह डोगरा के पास कि हमने सुना है कि आप इनके साथ नहीं रहना चाहते तो हमारे साथ रह लीजिए। अब हरि सिंह डोगरा ने बोला कि भारत के साथ ज्यादातर रियासतें मिल रही हैं, मैं जब उनके साथ नहीं गया तो तुम्हारे साथ क्या आऊंगा, हमें तुम्हारे साथ मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बात चुभ गई किसको?
पाकिस्तान को कि भाई हमारे साथ नहीं मिल रहे। सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की रियासत में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था, उसे जम्मू कश्मीर क्यों चाहिए था। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान के साथ में सीधा कनेक्टिविटी है, ये रही जम्मू कश्मीर रियासत, सीधी कनेक्टिविटी। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुसलमान निवास करते थे, यानी एक हिंदू राजा थे, फिर भी यहाँ पर जो आबादी थी वो ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी। तीसरा, बंटवारा हुआ था पर पानी की समस्या बड़ी खड़ी थी, किसके सामने, पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तान जानता था कि अगर ये इलाका अपने पास आ गया तो सिंधु नदी ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, दुनिया का तो स्वर्ग ही हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार की चीजें यहाँ मौजूद हैं, आराम से कमा के खाएंगे। इसीलिए ये जम्मू कश्मीर तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब राजा को कहा, फिर भी राजा ने इनकार कर दिया, एग्री नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान वाले बोले ऐसे कैसे एग्री नहीं होंगे, एक काम करते हैं जबरदस्ती छीन लेते हैं, क्योंकि भारत तो उधर बिजी हो रहा है एकीकरण करने के लिए, इधर कौन सा आ जाएगा, चलो इसके अंदर अटैक कर देते हैं। पाकिस्तान ने प्लान बनाया और ये जो आपको आज इलाका दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं खैबर पख्तूनवा, इसी खैबर पख्तूनवा वाले इलाके में यानी उत्तर पश्चिमी इलाके से कई सारे कबायली लड़ाकों को कहां घुसा दिया इस पाकिस्तान ने, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भेजना शुरू कर दिया। अंततः 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद के अंदर कई सारे कबायली लड़ाके घुस आए, कई सारे, ये मुजाहिद हम बोल सकते हैं, ये कई सारे लड़ाके यहाँ घुस आए जिनके पास हथियार थे, पाकिस्तान का फ्लैग था, कई सारी चीजें थी। और जैसे जैसे जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर घुसे जा रहे थे, कस्बों को ब्लॉक कर रहे थे, सड़कों के ऊपर आग लगा रहे थे, सड़कों को पूरी तरीके से जाम कर दिया। ऐसे कई सारे शहर थे जिनके घर पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, क्योंकि बड़ा आतंक इन लोगों ने मचा रखा था। अब पाकिस्तान के कबायली लड़ाके जैसे जैसे अंदर आ रहे थे, वैसे वैसे हरी सिंह डोगरा की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। हरी सिंह डोगरा बहुत बुरी तरीके से घबरा रहे थे, क्योंकि ये कबायली लड़ाके एक जगह रुकने में नहीं थे, यानी ये लगातार बढ़ रहे थे। और बढ़ते हुए इनका प्रमुख लक्ष्य था कि हम श्रीनगर तक पहुंच जाए। क्या लक्ष्य था? श्रीनगर तक पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इनको समझाकर भेजा था, तुम्हारा पहला लक्ष्य जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य श्रीनगर के ऊपर कब्जा करना और श्रीनगर के अंदर बैठे हुए हरी सिंह डोगरा को भगा देना, और तीसरा प्रमुख लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है कि कोशिश करना कि भारत का कोई सैनिक यहाँ पर हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आ जाए, जल्द से जल्द इस काम को निपटाना होगा। अब ये कबायली लगातार बढ़ते जा रहे थे, हरी सिंह डोगरा घूम रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तभी हरी सिंह डोगरा ने सोचा कि एक काम करें, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मिलके गई हैं, उनको ही एक पत्र लिख देते हैं, यानी उनसे भारत सरकार के सामने मदद का प्रस्ताव रख देते हैं कि भाई साहब हमारी मदद करो, नहीं तो ये पाकिस्तान वाले लूटपाट करके मारपीट करके जम्मू कश्मीर को उधर मिला लेंगे। अब हरी सिंह डोगरा ने पूरा एक संदेशा तैयार किया और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में भेज दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ये सारे कबायली लड़ाके घुस आ रहे हैं, श्रीनगर के पास पहुंचने वाले हैं और हमें आपकी सैन्य मदद चाहिए। पंडित नेहरू जी ने बोला कि ठीक है, कर देते हैं। और सरदार पटेल का जवाब आया, कह रहे पंडित नेहरू जी क्या जवाब दे रहे हो आप, ऐसे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसे हम किसी की मदद नहीं कर सकते, कैसे कर देंगे मदद? अगर मान लो कि हम जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, मदद कर देते हैं, और कल से यह पाकिस्तान यूएन के पास चला गया और वहां जाकर बोल दिया कि हम किसी और देश के अंदर अटैक कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने अटैक किया, हम दोनों की लड़ाई चल रही थी, बीच में तीसरा पक्ष बनकर भारत कूद गया है, भारत की सेना घुस आई है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देगा ये यूएन, ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है कि हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है, कई सारे कारण हैं, हम आपकी मदद चाह के भी नहीं कर सकते। अब हरी सिंह डोगरा घबरा गए, भाई साहब भारत वाले इनकार कर रहे हैं, क्या करें? सरदार पटेल ने दूसरा ऑप्शन रखा कि दूसरा ऑप्शन यह है कि आप भारत के साथ मिल जाइए, विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए, और आप जैसे ही विलय पत्र पर सिग्नेचर करेंगे तो ये भारत का हिस्सा बन जाएगा, और ये जैसे ही भारत का हिस्सा बना उसके बाद अगर पाकिस्तान वाले आएंगे तो उनके पूरे खानदान को हम बहुत अच्छे से मजा चखा देंगे। ठीक है भाई साहब, हरी सिंह डोगरा ना चाहते हुए भी अब सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो गए। अंततः सिग्नेचर करवाने के लिए हमारे यहाँ से एक वरिष्ठ अधिकारी वीपी मेनन पहुंचते हैं।
वो वीपी मेनन जो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे सरदार पटेल के साथ मिलकर रियासतों का एकीकरण करने के लिए। अब वीपी मेनन जो कि भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, यहाँ पहुंचते हैं, हरि सिंह डोगरा से चर्चा करते हैं और पाते हैं कि भाई कबालियों ने बड़ा आतंक मचा रखा है, बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहे हैं और अगर भारत जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेगा तो हो सकता है हम श्रीनगर को और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से खो दें। अब अंततः समय आ चुका था। हरि सिंह डोगरा ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। ये वीपी मेनन के सिग्नेचर है, ये ओरिजिनल पत्र है और ये आपको दिखाई दे रहा है हरि सिंह डोगरा जी के सिग्नेचर। 26 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर करके उन्होंने बोल दिया कि आज से जम्मू कश्मीर रियासत पूरी तरीके से भारत का अभिन्न अंग। सवाल ये आता है कि यह अभिन्न अंग बन गया था, सिग्नेचर हो चुके थे, ये 370 और 35A का लोचा क्या है फिर, इसको भी आगे हम जानेंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया और पूरी तरीके से क्या कर दिया, भारत में मिला दिया गया। अब भारत में मिल चुका है, उससे आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो ये अंजलि's वॉइस के नाम से मेरी आईडी है, आपको मिल जाएगा। अब देखिए सिग्नेचर हुआ और भारतीय सेना इधर तैयारी कर चुकी थी। दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी कि भाई साहब सिग्नेचर हो चुका है, अब क्या किया जाए। अब कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 26 तारीख को सिग्नेचर किए गए, 27 तारीख को मॉर्निंग में 9 बजे भारतीय सेना पहुंची। अगर भारतीय सेना पहुंचने में तकरीबन 9 से 12 घंटे का समय और लगा देती तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर सब कुछ भारत के हाथों से चला गया होता। अब देखो 26 तारीख को सिग्नेचर हुआ, वीपी मेनन भारत लौट आए। 27 अक्टूबर को सुबह 27 अक्टूबर 1947 को मॉर्निंग में दिल्ली का जो पालम एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से पालम एयरपोर्ट से यहां से एक विमान उड़ान भरता है और इस विमान का नाम है डकोटा विमान उड़ान भरता है और ये पहुंच जाता है श्रीनगर के एयरपोर्ट पर। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंडिंग होती है तो इसमें से सबसे पहले रौद्र रूप लिए हुए भारतीय सेना की एक बटालियन निकलती है और ये बटालियन है सिख बटालियन। यानी इस युद्ध में सबसे पहले पहल करने के लिए अगर कोई बटालियन उतरी थी तो वो थी सिख बटालियन। इन्होंने इस युद्ध की शुरुआत करी और पहली मुठभेड़ इनकी शुरू हुई थी बारामूला से। बारामूला में यहाँ एक युद्ध की शुरुआत हुई और हमारी सेना लगातार यहाँ पर पहुंच रही थी। यानी 27 अक्टूबर को युद्ध चला। 5 नवंबर के आते आते 5 नवंबर का दिन आते आते भारतीय सेना ने जो रौद्र रूप धारण किया था उससे बुरी तरीके से डरना शुरू हो गए थे पाकिस्तान के कबायली। पाकिस्तान के कबायलियों को चारों तरफ से घेर लिया गया, उनके हथियार डलवा दिए गए, तोपे हथियार जो भी उनके पास थे उन्हें पूरी तरीके से फोड़ दिया गया, रसद का सामान उन तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन इनकी कर दी थी। अब देखो युद्ध यहाँ चल रहा है, रौद्र रूप धारण कर लिया, सब कुछ हो गया 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच। अब 5 नवंबर को पहली बार पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के सामने युद्ध लड़ने के लिए आ रही है क्योंकि इनके कबायलियों की तो हवाई निकल गई थी, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ श्रीनगर पे हर रोज हमारा एक विमान उतर रहा है, हर रोज हमारी भारतीय सेना आ रही है, हर रोज नए हथियार आ रहे हैं, हर रोज यहाँ पर कई प्रकार की रसद और नए नए प्रकार के आधुनिक चीजें पहुंच रही हैं। पाकिस्तान सोच रहा है क्या करे, चलो ठीक है कबायली लड़ाके तो इनमें तो कोई दम नहीं है, पाकिस्तान की सेना युद्ध में कूदेगी। 5 नवंबर के दिन पाकिस्तान की सेना यहाँ युद्ध में कूदती है और पहली बार जोजिला दर्रा पर, श्रीनगर पर, बारामूला पर, उरी में, पूंछ में और लद्दाख वाले इलाके में बड़ा खतरनाक तरीके से युद्ध शुरू होता है। और ये युद्ध 5 नवंबर से लेकर दिसंबर के एंड तक चलता है। बहुत खतरनाक से युद्ध चल रहा है और जैसे जैसे युद्ध चलता है वैसे वैसे भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना के पसीने छुटा रही थी, बहुत बुरी तरीके से इन्हें मात दे रही थी क्योंकि ऐसा रूप पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा जैसा आज पहली बार देख रही थी। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा ये है कि जब भारतीय सेना युद्ध जीत रही थी तो फिर भारत का पीओके इनके पास कैसे चला गया। अब मैं आपको वो गलती दिखाने वाली हूं, जरा सुनिएगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इधर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए थे यूएन के पास। यूएन के पास जाकर इन्होंने पूरा का पूरा लड़ाई का व्याख्या सुना दी कि भाई साहब ऐसे ऐसे लड़ाई चल रही है, ऐसे ऐसे सारी चीजें हो रही थी।
सवाल यहाँ पर सबसे पहला ये उठता है कि जब भारतीय सेना का इतना खतरनाक दम पाकिस्तान की सेना देख रही थी, युद्ध में हम जीत रहे थे, पाकिस्तान रोते हुए जाना चाहिए ना यूएन के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या लेने गए थे यूएन के पास? तो यहाँ पर जवाब ये आता है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसलिए यूएन के पास पहले चले गए ताकि वो पाकिस्तान के करतूत दिखाना चाहते थे कि देखो अभी अभी आजादी मिली है, पाकिस्तान भी अभी आजाद हुआ है और जबरदस्ती वो रियासत के ऊपर अटैक कर रहा है, जिस वजह से भारतीय सेना उनको खदेड़ रही है, लड़ाई चल रही है। और ये बात यूएन के अंदर पहुंचाकर दिखाना चाहते थे कि देखो भाई साहब, भारत ने किस प्रकार से इनके पसीने छुटा दिए हैं। ये चाहे अच्छा करने के लिए गए हैं, बुरा करने के लिए गए हैं, पर भारत के साथ तो बुरा हो गया। अब यूएन के अंदर जैसे ये मामला गया, यूएन बीच में कूदा और यूएन ने बोला कि दोनों अपनी अपनी सेना को हटाओ, जनमत संग्रह करवाते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना को हटाया थोड़ा सा पीछे, पर भारत ने अपनी सेना को नहीं हटाया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान किसी भी दिन अपनी औकात दिखा देगा। इसलिए हमने अगर सेना हटा दी तो एक बार फिर से घुसपैठ करेगा, भारत पीछे नहीं हटा। अब दूसरा ऑप्शन सुनिए, यूएन ने दूसरा ऑप्शन दिया कि हम सीज फायर की घोषणा करते हैं। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर की घोषणा की गई और यह कहा गया कि जो सेना जिस इलाके में है वो इसी इलाके में रहे, वो इलाका आज से उनका। भाई साहब, ये कौन सा न्याय था? हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों युद्ध हो रहे हैं, उन सब में यूएन की आंखें नहीं खुलती हैं, नींद आ रही होती है यूएन को, कुछ हुआ है, हाँ कुछ हुआ है, वो चीजें चल रही होती है। फिर भारत के मामले में इतना इंटरेस्ट कैसे? और ये कह दिया गया कि जो सेना जहां है वहीं रहे, और इसी वजह से ये इलाका हमसे छीना गया। अब ये कैसे हुआ? देखो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर का मैप। जम्मू कश्मीर के मैप में जो आपको ग्रीन कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, ये पीओके इलाका है। अब ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, जिसे आज हम एलओसी कहते हैं, ये 1 जनवरी 1949 को एलओसी नहीं थी, सीज फायर लाइन थी, केवल सीज फायर लाइन थी, युद्ध रोकने वाली लाइन थी। अब यहां तक पाकिस्तान की सेना घुस आई थी, ये इलाका जहां पाकिस्तान की सेना बैठी थी, ये उससे पहले पाकिस्तान की सेना यहां तक थी। धीरे धीरे इनको पीछे ले जाया गया। अब यूएन ने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब, जो सेना जहां है वो यही रहेगी। यहाँ भारतीय सेना खड़ी है और इस जगह पाकिस्तान की सेना खड़ी है, जो जहां है वो इलाका उनका। और इसी वजह से इस युद्ध को जीतते हुए भी हमने इतना बड़ा इलाका हार दिया, यानी 86,268 वर्ग किलोमीटर का इलाका हम हार गए। यानी ये इतना बड़ा इलाका है कि आज यहाँ कम से कम 35 से 40 दिल्ली हम बसा सके, इतनी बड़ी जमीन है। और ये पहला टुकड़ा हो गया जैसे ही ये इलाका हमसे गया। और अभी 1972 के टाइम इसे एलओसी बोल दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया, उससे पहले ये सीज फायर लाइन थी। और आज भी इस टॉपिक को लेकर जब भी चर्चा होती है, पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती याद की जाती है। आज अगर आप भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें जो रिटायर हो चुके हैं या उस समय लड़ाई कर चुके हैं, या फिर आज जो सेना में जा रहे हैं, उनसे जब भी पीओके को लेकर चर्चा होती है, पंडित नेहरू को हमेशा गलत तरीके से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने गलत किया। यूएन में जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी, फिर भी वो वहां गए। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं और आज भी भारतीय सेना इस मामले में जो यूएन ने फैसला लिया था उसे आज भी भारतीय सेना गलत ठहराती है। आप क्या ठहराते हैं आप लिखिएगा कमेंट में। बाकी इस प्रकार की चीजें हुई। अब आप देखो, हमारा जम्मू कश्मीर जो इतना बड़ा हुआ करता था, 86,268 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान लेकर चला गया। अक्साई चीन का इलाका चाइना लेकर चला गया 37,244 किलोमीटर का। इसी पीओके से थोड़ा सा ऊपरी इलाका 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसे हम सक्ष-ग्राम कहते हैं, और यह सक्ष-ग्राम पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया 1963 के अंदर। अच्छा, इसकी स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो आप लिखिएगा जरूर, मैं पूरा स्टोरी लेके आऊंगी। इसका गिफ्ट कर दिया क्योंकि पाकिस्तान जानता है भारतीय लोग चुप नहीं बैठेंगे, भारतीय सेना फिर से रुद्र रूप धारण करेगी और फिर से पीओके छीनने के लिए जरूर आएगी। और जब यह पीओके छीनने के लिए आए तो पीओके का एक टुकड़ा काट कर किसको दे दो? चीन वालों को दे दो, ताकि चाइना भी हमारे साथ में युद्ध में कूद पड़े। और यही चाल चलते हुए 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चाइना के पास चला गया। यानी आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारा केवल अक्साई चीन इसके पास नहीं है, चाइना के पास, इसके अलावा सक्ष-ग्राम भी इसके पास चला गया। अब देखिए जरा, अभी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया। सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि जब
26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह डोगरा ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की देखरेख में हुआ था। फिर यहाँ पर 370 जोड़ने की कहां जरूरत थी? इसका जवाब आप सुनिए। जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे हरि सिंह डोगरा, उन्होंने कहा कि मैं आपके देश के साथ यानी भारत के साथ मिल रहा हूं, पर उससे पहले मेरी शर्त यह है कि आपको केवल जम्मू कश्मीर रियासत की 3 चीजों पर ही अधिकार होगा। पहली चीज की अगर हम बात करें तो आप हमारी विदेश नीति को संभालेंगे, दूसरा संचार सेवा को, कम्युनिकेशंस को आप संभालेंगे, और तीसरी रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें डिफेंस से रिलेटेड, तो वो आप संभालेंगे। 3 चीजों में ही आपका काम होगा। बाकी हमारी जम्मू कश्मीर रियासत अलग होगी। अलग होगी मतलब हमारा संविधान अलग होगा, हमारा फ्लैग अलग होगा, हमारा कानून अलग होगा, हमारा नियम अलग होगा। पूरे भारत में से कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीदेगा, नए घर नहीं बनाएगा। यानी जम्मू कश्मीर केवल जम्मू कश्मीर के ही लोगों का होगा, किसी और का नहीं। मतलब पाकिस्तान वाले आके बस जाए कोई दिक्कत नहीं, भारतीय लोग कोई वहां पर नहीं बसेंगे, ये कानून था। तो मुझे जरा बताइए कि जब विलय पत्र पर सिग्नेचर हुआ था तो उसे पूरी तरीके से किया जाना चाहिए था। खैर उस समय नहीं हो पाया। अभी हाल ही में अमित शाह की तरफ से बिल लाया गया, 370 को हटा दिया गया, और अंततः जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ये सारे मतलब जितने भी स्टेट हमारे हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बोला है, जितने भी राज्य हमारे पास में हैं, जैसे नियम जैसे कानून वहां लागू है वैसे ही नियम कानून आज जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब एक और बात आप सुनिए, पीओके के अंदर आज घमासान मचा हुआ है क्योंकि उन लोगों को बुरी तरीके से परेशान कर रखा है पाकिस्तान ने। क्योंकि पाकिस्तान ने चाहे पीओके को हमसे छीना हो, पर फिर भी आज भी वो उनके साथ वो व्यवहार करते हैं कि ये भारत की ही जमीन है, हमारी नहीं है। और इसी वजह से इस पीओके वाले इलाके में अलग से प्रधानमंत्री, अलग से राष्ट्रपति जी, अलग से कानून, सब कुछ इसने कर रखा है। बल्कि वास्तविक सत्ता तो इस्लामाबाद के हाथ में है, फिर भी यहाँ सारे प्रकार के नियम जाड़ रखे हैं। अब इसके अलावा पीओके की जनता बोल रही है कि कानूनी हक कभी नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, और इससे बढ़िया हमें वापस भारत के साथ मिला दो। अब ये तो भारत के साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, पर भारत के ही अंदर बैठे हुए कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से आर्टिकल 370 और 35A को हम लागू करेंगे। और ये बात कौन बोल रहा है? तो ये बात बोली जा रही है मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ने आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त के दिन ये आह्वान किया है कि हमें पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करना चाहिए, एक बार फिर से धारा 370 को लागू कर देना चाहिए। उल्टा फ्लैग पकड़कर नारेबाजी की जा रही है। आप मुझे बताइए कि ऐसी मानसिकता वाले लोग जो भारत से वापस भारत के हिस्से को तोड़ने की बात करते हैं, उनका इलाज कैसे होना चाहिए? लठ से होना चाहिए या जेल से होना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इस पीओके के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। और अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में इजी वे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर से लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।